जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? जी इधर ले आएं। जी हैं? डिब्बा दोबारा नहीं बताएं, क्या मसला है वो पूछें, डिब्बा दोबारा बता दें, मतलब मैंने 10 मिनट इस पे लगाए, दोबारा बता दें। सवाल पूछें, ये सवाल पूछने का तरीका है, डिब्बा दोबारा बता दें। डिब्बा है ये बेटा, इसमें उसे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ए परचेज की थी 1 जनवरी 21 को इतने रुपए की, 31 दिसंबर 22 पे इसकी फेयर वैल्यू ये थी, 23 पे ये थी। डेटा गिवन है, बस अपने मतलब की चीजें इसमें से निकालनी है हमने। प्रॉपर्टी बी खरीदी थी 1 जुलाई 21 पे, इसकी उस वक्त जब खरीदी कॉस्ट 500 थी और ये इन 2 ईयर एंड्स के ऊपर इसकी ये फेयर वैल्यू थी। बता दिया। अब क्वेश्चन क्या है आपका? लेकिन ना अब उसके बाद तो फिर हम हर चीज़ देख के अपने मतलब से चलते आए ना। प्रॉपर्टी ये फलां चीज़ थी, फलां से निकल के फलां में जा रही है, तो उसके रूल्स ये हैं, तो फलानी फलानी चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट है। डेटा है बस, इसको और क्या समझाना है। बिल्कुल करते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज को नहीं करते। लीगल प्रोफेशनल फीस हमेशा कैपिटलाइज होती है। प्रोफेशनल फीस का मतलब है ये जैसे कंसल्टेंट को आपने पैसे पे कर दिए, कोई सर्वेयर आ गया, कोई इंजीनियर आके देख गया, वो प्रोफेशनल फीस हो गई। और लीगल फीस आपने जब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया नए किराएदार को हायर करने के लिए या पुराने को निकालने के लिए, तो वो जो लॉयर हायर उसको जो फीस दी वो लीगल फीस है। जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं जाकर, तो आपको जो वहाँ पर लीगल फ़ी पे करनी पड़ती है, कोई स्टैम्प ड्यूटी, कोई जो है वो रजिस्ट्री फ़ी, तो ये लीगल फीसेस होती हैं, तो ये ज़रूरी खर्चे होते हैं। जबकि अब नॉर्मल वेस्टेज किसी भी एसेट के कॉस्ट का पार्ट हम नहीं। इवन अगर आप एमए पढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी हम, यानी इन्वेंट्री कॉस्ट में भी हम नॉर्मल लॉस को तो शामिल करते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस को शामिल नहीं करते। तो ये एबनॉर्मल वेस्टेज को कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता, ये पीएनएल में एक्सपेंस बना करता है। अच्छा जी, अब एक तो है पार्ट बी, ये 1-2 मिनट में कर लें फटाफट, या मैं डिस्क्लोजर पढ़, बल्कि पहले पार्ट बी कर लेते हैं फटाफट। पार्ट बी भी 2 नंबर का था जी। अज्यूम करो एसएल फॉलो कर रहा है कॉस्ट मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए। अब अज्यूम करना, पहला सवाल खत्म हो गया, ठीक है। अज्यूम करो एसएल फॉलो कर रहा है कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रिपेयर करो जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 30th अप्रैल। अच्छा, प्रॉपर्टी बी के अंदर उसने ये नहीं करवाया क्योंकि उसमें तो वैसी ही तैयारी हुई थी, इसलिए उसने कहा प्रॉपर्टी ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर होती थी ना, अगर वहाँ पे कॉस्ट मॉडल होता तो वो फिर डेप्रिशिएट होती हुई आ रही होती। डेप्रिशिएट होती हुई आ रही होती तो 30 अप्रैल को उसको ट्रांसफ़र किस पे करना था? बुक वैल्यू पे। कुछ याद है? तो बस यही करना है, ज़रा चेक करो ज़रा दोबारा इसको पढ़ के। क्या लगता है, रिक्वायरमेंट की समझ आती है? क्या कह रहा है? अज्यूम करो एसएल कॉस्ट मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फॉलो कर रहा हो, तो फिर 30 अप्रैल पे प्रॉपर्टी ए की ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी? तो हमने कहा जी अभी बताते हैं आपको, एक वर्किंग कर लें हम पहले। उस वर्किंग में हम प्रॉपर्टी ए को लेकर आएंगे 30 अप्रैल पर उसकी बुक वैल्यू पे। और चूंकि मैंने आपको असूल पढ़ाया था ट्रांसफ़र का, कि असूल ट्रांसफ़र के ऊपर किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है हमने प्रॉपर्टी को, इसका असूल निकलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है उससे। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ हो रहा है तो आपने ट्रांसफ़र के दिन फेयर वैल्यू जो है उस पर उसको ट्रांसफ़र करना है, जैसे हमने अभी सवाल में किया प्रॉपर्टी ए को। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट मॉडल यूज़ हो रहा होगा तो फिर ट्रांसफ़र के दिन की बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो आसान काम था, लेकिन आसान काम क्योंकि कम होता है इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल काम था फेयर वैल्यू वाला जो ट्रांसफ़र हमने सीख लिया। कल भी लगाया, उस पर सवाल किया, टाइम लगाया, आज भी लगा रहे हैं, तो वो आसान लगने लग गया और जो आसान था वो मुश्किल लग रहा है। तो कोई नहीं, मुश्किल है नहीं। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, क्या है?
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी ए। अच्छा जी, अब अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे तो फिर ये प्रॉपर्टी ए भी क्या होती आ रही होगी, डेट ऑफ परचेज से डेप्रीशिएट। अब हमने इसको खरीदा था, डब्बे में आए, डब्बे में खरीदा था हमने इसको 1 जनवरी 21 पे और कॉस्ट थी 750। अब 1 जनवरी 21 से 1 जनवरी 23 या 31 दिसंबर 22 कह लें, जो भी है, ठीक है, उस पर जंप लगा के हम आ सकते हैं, ठीक है ना। जंप लगाएंगे ना, बोलो, क्योंकि बुक वैल्यू निकालनी है हमने, तो ज़रा अपने साल के स्टार्ट तक तो आ सकते हैं हम जंप लगा के। तो हमने यहाँ पर बुक वैल्यू लेनी थी, तो वही वाला काम, 750 तो टोटल कॉस्ट है, ठीक है जी। इसका 40% बिल्डिंग एलिमेंट है, बातें मत करो ना यार। टोटल कितना बना, 300 क्या है बिल्डिंग एलिमेंट। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर। अब यकम क्या है, डेट ऑफ परचेज, तो 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21, फिर 31 दिसंबर 22, 2 साल प्लस 2 जी, 243 आ गई। ओ इसकी बुक वैल्यू। $243। अच्छा, अब ये ईयर के स्टार्ट की बुक वैल्यू है। अभी हमने इसको डेट ऑफ ट्रांसफ़र पे लेके आना है, तो हमने फिर इसको मज़ीद 30 अप्रैल तक क्या करना है जी, तो 243 इंटू 10% इंटू 4/12 जी। अच्छा, अब ये 8 करने से ये बुक वैल्यू पे आ गई, ऐसे ही है। लेकिन इसी में लैंड जो निकाला था वो वापस ऐड कर दें। एक स्टेप मैंने अलग बुक वैल्यू निकाल के फिर नीचे का स्टेप बचाया है, तो इसी दिन फिर क्या कर लें जी, बुक वैल्यू ऑफ लैंड को ऐड कर दें। लिखा ऐसे ही था, बुक वैल्यू ऑफ लैंड या सिर्फ लैंड लिखा था, तो बुक वैल्यू ऑफ लैंड ज़्यादा बेहतर है लिखना और अच्छा समझ आ जाए। बुक वैल्यू ऑफ लैंड को ऐड कर दो। बुक वैल्यू वही है जो कॉस्ट है, उसमें तो चेंज होना नहीं था ना लैंड का, तो इंटू 60% करें, बुक वैल्यू ऑफ लैंड कितनी आ गई, 450। तो विदाउट लैंड बुक वैल्यू इतनी थी, फिर बीच में लैंड ऐड हो गया, तो अब ये प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू बन गई कितनी, 680। अच्छा जी, तो ये जनाब आ गया 685। अब ये 685 बुक वैल्यू है एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और इसको हमने क्या करना है जी, ट्रांसफ़र बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए, ठीक है। अब बुक वैल्यू, चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, तो ट्रांसफर इन आउट किस पे होता है, बुक वैल्यू। अभी ट्रांसफर आउट हो रहा है, तो ट्रांसफर के दिन बुक वैल्यू कितनी है, 685। तो फिर इसको क्या कर दो, यहां से आउट कर दो और पीपीई के पास चली जाएगी, और वहां पे भी आसानी है फिर, क्यों, आगे फिर पीपीई के अंदर रहते हुए फिर रिमेनिंग लाइफ पे आगे ये बुक वैल्यू डेप्सिट होती चली जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। तो ये आसान होता है काम, उल्टा बहरहाल ना डिस्कस होने की वजह से, कम होने की वजह से ये मुश्किल लगने लग जाता है। तो ये क्या हो गया जी, ट्रांसफ़र टू। अब ये तो सारी वर्किंग है, असल में तो उसने क्या मांगा था हमसे, तो ये यहां पर लाकर बस वर्किंग रोक सकते हैं आप, आगे वाली तो मैं आपको दिखाने के लिए वर्किंग में शो करता हूं। असल में तो ये 685 निकालना था, जिसकी आपने फिर ये एंट्री पास करनी थी, ठीक है। ये एंट्री क्या है जी, पीपीई डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, बुक वैल्यू पर ही कितना। अच्छा, अब कोई ऐसे भी कह सकता है कि नहीं नहीं ये नहीं, मज़ा नहीं आया। आप ना ऐसे ना करें, अगर आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है तो आपको पता ही है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की हम एंट्री क्या किया करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की हम एंट्री क्या किया करते हैं जी। तो फिर दोनों अलग अलग कर लें, वही एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट होगा, एसेट क्रेडिट होगा। अब चूंकि हमने बेचा तो है नहीं, खुद को बेच के खुद से तो गेन नहीं ना कमाया जा सकता, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से कॉस्ट क्रेडिट हुई,
इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी भाई? यही 750 में से 685 माइनस कर दो, कितना आया? 65 से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट किया हमने। और अगर आप चेक करो तो लैंड जो है वो सॉरी पीपीई, सिर्फ लैंड तो नहीं है, पीपीई क्या हो जाएगा? डेबिट। और वो बैलेंसिंग फिगर निकालो तो वही निकलेगी, पक्की बात है जी। देख लो 685 ही होगा। तो ये दोनों तरह से एंट्री हो सकती है, बस समझ अगर है तो जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। तो ये दोनों तरह से एंट्रीज हो सकती हैं 685 की। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी फिर अब नहीं रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इसको हमने निकाल दिया। तो अगर बुक वैल्यू पे एंट्री करें तो भी सही है, और अगर आप कहें कि नहीं जी एक्यूमुलेशन को तो हम अलग रखते हैं, तो कॉस्ट को अलग रखते हैं, तो फिर उसकी तरतीब ये है, एसेट अकाउंट इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में से क्या निकलेगा? कॉस्ट, एक्यूमुलेशन डेबिट हो जाएगी, और जो बैलेंसिंग होगा कैश नहीं आया, वो पीपी में अंदर चला गया, बस गेन लॉस नहीं आएगा इसमें। ट्रांसफर से कौन सा गेन लॉस? खुद को चीज़ बेच दी ऐसे, हमने जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से चीज़ बेच दी है पीपी को, गेन आ गया लॉस आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। लें जी, ये आपका पार्ट बी भी हो गया। तो वही करो, दोनों कर दी है ना। मैंने बीच में क्या लिखा हुआ है? आपको लॉजिकल ज़्यादा लग रही है, वही करो, बल्कि चलो आप वही कर लो पक्का, बस ठीक है। अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में थोड़ी सी थ्योरी को देखते हैं ज़रा चल के। जी बेटा, मशवरा मांगा है, ऐसे क्या मशवरा दिया आपने? मैं ना करने के लिए पूछ तो लूँ जी। मशवरा मांगा है, मैं वही कह रहा हूँ, मशवरा पहले दो, फिर मैं कहूँगा हाँ जी मशवरा मांगा है। करते हैं बेटा, करते हैं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहा। अगर मैं मर गया ना बेटा तो सारा सिलेबस ही रह जाना है, जिंदा रहा तो इंशाल्लाह कराऊंगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, सब मेरे जिम्मे है इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह, ठीक है। टेंशन मत हुआ, बस चलते रहें। आज प्लान में है, आज मैं ढीला ढीला हूँ, देखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिलैक्स हूँ मैं, आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करना, लेकिन एक काम ऐसा है जो कर लें, सामने नोट बना हुआ है, मौका अच्छा है, डिस्क्लोजर्स पढ़ लें ज़रा, ठीक है। मौका 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 मौका, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। लें जी, ये वाले सवालों में कोई मसला है तो बता सकते हैं आप, फिर मैं यहाँ से बाद में आपको एक नज़र पढ़ा भी दूंगा कुछ चीज़ें जो रहती हैं। अभी छोटी मोटी थ्योरी अब यहाँ पे छोड़नी है, क्योंकि अभी आगे 16 की थ्योरी आज पूरी करनी है, फिर उसके बाद उनके एमसीक्यूज भी हैं, सारा कुछ है। तो आज आधा पौना घंटा आइए 16 को देंगे, सोने दो इसको, सुत्या दे कट्टे ही होंगे ने। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, पेज नंबर है जी 304, 304। पश्तो में क्या कहते हैं 304 को, 304 को? 300 सलोर, पेज नंबर, something like that. An entity shall disclose whether it applies fair value model or cost model. Whether it applies fair value model or cost model. तो अगर cost model होता तो यहाँ cost model लिखते थे, fair value model है तो fair value model। समझ आ रहा है? इसलिए पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, ये जरा बना हुआ है। नेक्स्ट, an entity shall disclose, ये अभी समझ नहीं आएगा, वैसे ऊपर जाके पढ़ाता हूं। असल में एक प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे 10 मंजिला प्लाजा जो हमारा है, उस 10 मंजिला प्लाजा में हम अपने यूज़ के लिए भी कोई 1-2 मंजिलें रख लेते हैं और बाकी किराए पे भी दे देते हैं। अब इसको कहते हैं एक कंबाइंड तरह की प्रॉपर्टी होगी ना, ठीक है। अब इस कंबाइंड प्रॉपर्टी में पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग करना कब है, कब नहीं कर सकते, किस बेस पे करना है, ये एक थोड़ा सा का नॉलेज है जो थ्योरी के अंदर ऊपर स्टार्ट में पढ़ा हुआ है। मैंने एंड वाला सफा उठा रही है ना, ठीक है। तो बहरहाल एक क्राइटेरिया कोई ना कोई डिटरमिन करते हैं हम, जिस पे हम फिर इसको अलग करते हैं। तो बहरहाल उसने ये लिखा है, अगर क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट हो रही है,
कि प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहें या पीपीई कहें, जब आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ज्वाइंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, दोनों कामों के लिए, और क्लासिफिकेशन मुश्किल हो रही हो, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कोई क्राइटेरिया बना लो जिस बेस पे आपने अलग करना है और वो डिस्क्लोज कर दो। तो वो यही बात कर रहा है यहाँ पर, अगर क्लासिफिकेशन मुश्किल है तो जो क्राइटेरिया आपने यूज किया है टू डिस्टिंग्विश इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, या इन्वेंट्री, तो वो क्राइटेरिया क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो। बस इतनी सी बात है, ठीक है। फिर नंबर सी, बता दो क्या जी, द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यूज आर, द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय एन independent valuer who holds recognized and relevant professional qualification, has recent experience and location category being valued. If there has been no such valuation, the fact shall be disclosed. मतलब की बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, कि क्या करो, बताओ जी कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू है वो किसी प्रोफेशनल वैल्यूअर की वैल्यूएशन की बेस पर है, बता दो किस हद तक उस बेस पर है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने कहा था ना, ये स्टैंडर्ड कहता है ऑप्शन है, खुद भी कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं है तो भी बता दो। मतलब की असर इतनी सी है, ठीक है। तो वही बात मैंने आपको कहा, अगर उसने लिखा हुआ हो फेयर वैल्यू फलां ने डिटरमिन की है, इंडिपेंडेंट है, तो वो लिख देना, और अगर ऐसा ना हो तो फिर ये लिख देना कि फेयर वैल्यू इज नॉट डिटरमिन्ड बाय एनी प्रोफेशनल वैल्यू, ठीक है ना, और सही है। फिर उसके बाद ये एक पॉइंट है, असल में तो ये पॉइंट हमने, ये जनरल डिस्क्लोजर है, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है ये हमने IS 16 के डिस्क्लोजर में भी पढ़ना है, तो चलो अच्छा है यहाँ पर पढ़ लेते हैं, वहाँ पे भी पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट लेट से आपको ग्रांट के तौर पे दी, या किसी भी ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी है, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, आपने जहाँ से खरीदी है उस बंदे के लीगल टाइटल के ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, या उसकी इनकम जो आपको आ रही किसी भी किस्म की आपके उसके उस टाइटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, या उसकी इनकम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो बस इसको डिस्क्लोज कर दो। ये सिर्फ जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, ऐसी कोई लाइन सवाल के अंदर गिवन होगी वो लिख देंगे। मेन नोट अभी आगे पढ़ा है, वो शुरू नहीं हुआ, ठीक है। तो द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलायजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बेचकर उससे पैसे जो आने हैं वो बेचने की इजाजत अगर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, या सारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है मिसाल के तौर पे, ठीक है, ऐसी कोई बात है तो वो बता दो, या और द रेमिटेंस ऑफ इनकम एंड प्रोसीड ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो अगर कोई एग्जिस्टेंस है, अमाउंट, एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ, एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ क्या चीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट, ऑन बेचकर पैसे या ऑन इनकम पर पैसे जो आने हैं, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचकर आने वाली इनकम या उससे रेंट के कमाया जो उसकी जो इनकम है, अगर उसकी अमाउंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, एग्जिस्टेंस है ऐसी रिस्ट्रिक्शन की और कितनी रिस्ट्रिक्शन है वो बता दो। अगर कोई ऐसी लाइन सवाल में गिवन होगी एज इट इज लिख देनी है आपने। वैसे नॉर्मली सवालों के अंदर आप देखेंगे ऐसी कोई चीज़ आती नहीं है, पर स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर है, किसी MCQ में एक आधा पॉइंट ना आ जाए। क्या करता है उसमें पता है, MCQ के अंदर वो ये 1 2 3 4 5 है ना, तो वो ये कह देगा जी कि इनमें से बताओ कौन से वाला करेक्ट है, और वो जो है ना वो 5 में से कोई एक गलत कर देगा, कौन कौन से करेक्ट हैं वो फिर A B D सही हो जाएंगे। इस तरह से कर सकता है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। फिर आपने आजकल दुबई में प्रॉपर्टीज़ की कीमत जो है वो डाउन हुई थी, तो आपने ये बुर्ज खलीफा जो है उसको ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप ये ख़रीदा नहीं है आपने, अभी ख़रीदेंगे। ये PPE के अंदर भी ऐसा ही डिस्क्लोजर है, वहाँ पे फिर उसने कहा हुआ है कि अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इधर यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अभी खरीदा नहीं है, तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, जब तक आपके पास वो प्रॉपर्टी आ नहीं जाती तो आप उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट तो नहीं कर सकते। कोई एडवांस भी पे किया हुआ है तो वो भी करंट एसेट्स में नजर आ रहा होगा, नहीं सिर्फ एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट तो कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आता। तो फिर यूजर को ये बताओ कि आपने बुर्ज खलीफा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है जी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और डेवलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या रिपेयर, मेंटेनेंस या एनहेंसमेंट। यानी आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी खरीदा नहीं, क्योंकि अगर खरीद ली होती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाती,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। वो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बनाएंगे या डेवलप करेंगे या आपने उसको रिपेयर करना है, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने जो किया है फ्यूचर में अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यूजर को बता दो। ऐसा भी कोई अभी तक सवाल आया नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन सादा बात इनके बारे में क्या है, ऐसी कोई लाइन एक बार आपने पढ़ लिया जिंदगी में एक बार। वैसे तो मैं रिवीजन प्लान के अंदर जो थोड़े बहुत लर्निंग आउटकम्स डालता हूं डिस्क्लोजर वाला, उसमें होता है। तो जब भी आप IAS 40 रिवाइज करेंगे जिंदगी में, ये आपको एक दफा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार पढ़ के भी दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। ठीक है, क्या चार पांच चीजें इसके अंदर, बताओ जी कौन सा मॉडल लग रहा है। फिर बताओ जी, अगर क्लासिफिकेशन मुश्किल थी, ओनर ऑक्यूपाइड यानी PPE और ये इन्वेंट्री से इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग करने में मुश्किल हो रही थी, तो क्या क्राइटेरिया आपने लगाया, बता दो। फिर फेयर वैल्यू एक प्रोफेशनल वैल्यूअर से लगवाई है आपने, मतलब किस टू द कह रहा है कि आपकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हुई है, वो किस एक्सटेंट तक उस रीवैल्यूअर की, प्रोफेशनल रीवैल्यूअर के ऊपर बेस करती है, वो बता दो। और अगर ऐसा नहीं है तो ये भी बता दो कि आपने खुद ही लगा ली है। फिर चौथी क्या चीज है जी, कोई रिस्ट्रिक्शन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेच के आने वाले पैसों को यूज करने पे। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, बल्कि उससे रेंटल के आने की जो इनकम अमाउंट है उसके ऊपर, तो डिस्क्लोज करो, बस डिस्क्लोज करना है और कुछ नहीं करना। अब ये जो आखिरी क्या है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट आपने कर दिया, टू कंस्ट्रक्ट, टू बाय या टू डेवलप या टू रिपेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसको भी क्या कर दो, डिस्क्लोज। अब इन सब के बारे में, चलो पहला तो आपका नोट के नीचे ही लग जाता है, बाकी चार के बारे में सादा सी बात क्या है, अगर सवाल में ऐसी कोई बात आ जाएगी तो उठाकर सब नोट्स में लिख दोगे। अब एक बार पढ़ लेने का फायदा यह है कि आपको आइडिया है कि यह डिस्क्लोजर है, इसको याद नहीं करना, इसको रिप्रोड्यूस नहीं करवाता वो। क्या बताओ जी, व्हाट एंटिटी शैल डिस्क्लोज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर अगला नोट तो वैसे ही आपने कर लिया। ये नोट हम बना रहे थे क्या, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक जो नोट हम बना रहे थे उसके अंदर पहला पॉइंट यूज हुआ डेटा के हिसाब से, ये आ जाया करता है, बाकी अगर आ गए तो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, पहला क्या है, अच्छा इधर नहीं देखो, इधर नहीं देखो, इधर में तो देखो, पहला क्या है, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, कॉस्ट या फेयर वैल्यू। दूसरा, कोई रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, किसकी जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेच के आने वाले पैसों को यूज करने से या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आने वाले रेंटल के ऊपर यूज करने में, तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या कर दो, डिस्क्लोज। फिर आपकी फेयर वैल्यू जो है वो किस हद तक प्रोफेशनल वैल्यूअर की वैल्यू भी डिटरमिन करती है, ये बता दो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी बता दो फैक्ट। और फिर अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है, टू कंस्ट्रक्ट, टू बाय, टू डेवलप या टू रिपेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो बता दो। ठीक है, और आखिरी क्या था, रल गया, हाँ, अगर आप ओनर ऑक्यूपाइड और ओनर ऑक्यूपाइड स्टैंडर्ड कहता है IAS 16 वाले PPE को, यानी आप यूं कह लो सादा अल्फाज में, अगर PPE इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिस्टिंग्विश करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो कोई क्राइटेरिया तो आपने बनाया ही होगा ना, वो बता दो बस। तो पहले वाला आ रहा है नोट्स में अभी तक, बाकी चार नहीं आ रहे, इनमें से कोई ऐसी लाइन लिखी सवाल में नजर आ जाए एज इट इज लिख देना। ठीक है, उसके बाद ये देखो फिर क्या डिस्क्लोज करें, एनएनटी शैल डिस्क्लोज a reconciliation between carrying amount of investment property at beginning and end of the period, showing addition, disposals, net gain loss from fair value adjustment, transfer और कोई अदर चेंज भी है तो entity shall disclose reconciliation between carrying amount at beginning and end, ठीक है, showing additions, disposals, fair value adjustment, transfers। कोई और अगर चेंज है तो वो भी लिख दें, तो वो कोई चेंज था नहीं। ठीक है, तो यही नोट हम बना रहे थे। और उसके बाद एंटिटी शैल डिस्क्लोज अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन P&L फॉर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दैट जनरेटेड रेंटल इनकम एंड दैट डिड नॉट, मतलब वो कहता है कि आपने डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस समेत जो है उनको आपने लिखना है, वो वाले एक्सपेंसेस जिन्होंने डायरेक्टली रेंटल इनकम जनरेट की है और वो जिन्होंने जनरेट नहीं की। इसका मतलब यही है कि मिसाल के तौर पे आपने जो स्टाफ रखा हुआ है, जेनेटोरियल स्टाफ सफाई के लिए, एडमिन स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, ठीक है जी,
तो ये सब लोग क्या हैं, ये आपको रेंटल इनकम कमा के देने के लिए ये ऑपरेटिंग खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह जो है वो नॉर्मली इसमें शामिल नहीं भी हो सकता कि डायरेक्टली उससे इनकम आ रही हो, लेकिन है तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑपरेटिंग खर्चा ही। तो बहरहाल ऐसी कोई बाइफरकेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अभी तक हमने यही देखा है, रेंटल इनकम आ रही होती है, रेंट एक्सपेंस आ रहा है, तो उसको क्या कर देना है, डिस्क्लोज, क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है, ठीक है, सही है। इसको बस ऐसे ही याद रखना है, एंटी शेल डिस्क्लोज अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन पीएनएल फॉर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें इंक्लूडेड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो अलग उसने क्या कर दो कि रिपेयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप डिस्क्लोज करो। और आगे क्या कहता है जी, अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट जनरेटेड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड एंड दैट डिड नॉट जनरेटेड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई खर्चा ऐसा किया है जिससे अभी आपको रेंटल इनकम इस पीरियड में नहीं आनी, कहीं अगले पीरियड में जाके आनी है, तो इसको अलग अलग करना है। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कहानी की बात जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आप, जैसे हमने सवालों में भी किया और सवालों में भी कर रहे होंगे, इतनी बात क्या, रेंटल इनकम और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू अर्न दोज रेंटल्स, ठीक है, वो आपने क्या कर देना है, डिस्क्लोज, ओके। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने अभी आपको डिस्कशन की नहीं है, ठीक है ना जी। वो कॉस्ट मॉडल, वो एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह, उसके बाद फिर ये 3-4 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा इसको हमने पढ़ा, ओके जी। डिस्क्लोजर हमारे सामने था, लेकिन मेन बात बस सिर्फ इतनी सी आई है, ठीक है। ये जो मैंने आपको ग्रीन कर दिया, नॉर्मली ये आपको नोट के अंदर नजर आ रहा होता है। तो हर स्टैंडर्ड की कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी कुछ रहती हैं, ओके। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा सा होमवर्क ले लें आप रीडिंग का, ठीक है, लेकिन मैंने इसको रीड करना है, पर अब जरा आइए 16 पे चले ना, क्योंकि आप लोगों को शायद ये लगता है पहला चैप्टर है ना अभी असल में, जैसे शुरू में 2-3 दिन आपको एतबार थोड़ा कम था, फिर थोड़ा बेहतर हो गया, अब पहला चैप्टर असल में आपका भी खत्म हुआ है, तभी आपको एतबार में थोड़ी सी कमी है कि लगता है आप अगले चैप्टर पे चले गए हैं तो पिछला अब जो है ना वो बस खत्म हो गया। ऐसी कहानी नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई रही हुई चीज पहले चैप्टर की आखिरी लेक्चर में करा के आपको अल्लाह हाफिज कर रहा हूं, पर कराऊंगा जरूर इंशाल्लाह। ये कभी भी नहीं होगा कि आपको कुछ छोड़कर मैं भेज दूं, नहीं छोड़ूंगा, उम्मीद बड़ी है। बाकी फिर बतकाज़ा बशरियत को रह जाए तो एंड पे आप याद करा दोगे तो हो जाएगा, मसला कोई नहीं होता। थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना होता है आप लोगों ने। असल में होता ही है कि एक फ्लो चल रहा होता है क्लास का, टेस्ट डिस्कस होने से रह गया था, मैं रोज नियत करके आता हूँ कि करना है, नहीं कर पा रहा। वजह क्या है, पीपीई का नोट जिस दिन से शुरू हुआ था हमें कोई सांस नहीं आया। अब अगर मैं पीपीई के नोट को लिफ्ट ना कराता, एक आधा दिन बीच में आधा सवाल करता, आधा आगे ले जाता, तो जो फ्लो उसका बना हुआ था, जो कॉन्फिडेंस उसका बन रहा था, फिर उसके अंदर फिर शायद एक दिन एक्स्ट्रा भी लग जाता। तो टेस्ट डिस्कस होना हो जाएगा, आपका लेवल उस टेस्ट से कई गुना ऊपर वैसे भी अब हो चुका हुआ है। बाय द वे, उसमें कुछ टेस्ट 1 के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट थी जो ज़्यादा ज़रूरी हैं करनी डिस्कस। टेस्ट 2 इतना मुश्किल नहीं था, उसको तो बस ऐसे ही सवाल आपके सामने रख के कह दूंगा कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना उसमें कोई मसला ऐसे ही था। वैसे टेस्ट 2 दिया था, किस किस ने दिया है टेस्ट 2? टेस्ट 1 होपफुली आजकल में चेक हो जाएगा, ज़रा चेकिंग लेट स्टार्ट की थी, आने लग गया होगा वैसे। अच्छा जी, ये डेफिनेशंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं ना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने खुद पढ़ानी है, लेकिन मेरा दिल होता है कि पहले आप पढ़ना शुरू कर दें चीज़ों को, ठीक है जी। क्यों सेपरेट क्लासिफिकेशन नेसेसरी है? पीपीई में ही रख लेते, दिमागों में सवाल आया होगा। तो ये जस्ट आप एक रीडिंग कर रहे होंगे, 2 अलग अलग पोर्शंस, मतलब कुछ रेंट पे हैं, कुछ जो है वो बिजनेस यूज में है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिर्फ इसको पेंडिंग रखिएगा, ये मैं खुद कल करा दूंगा। ये शायद समझ ना आए पढ़ते हुए, वैसे मुश्किल ये भी नहीं है। ये जनाब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 वे पहले ही कर लिया आप लोगों ने। इसमें ना आप लोगों ने टिका के मेरे पास सवाल लेकर आने हैं, निकाल के। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अभी इसमें जो मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन यूं समझ लेना कि मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, हालांकि अभी नहीं है खत्म, कल का दिन इस पे है और भी शायद मंडे लग जाए, जब तक तसल्ली नहीं होगी। लेकिन समझ लें 1 मिनट के लिए कि ये चैप्टर मेरी तरफ से एंड है, और बस मैंने अब इसको दोबारा नहीं पढ़ाना। आखिरी चांस है आपके पास जिंदगी में कि सारी रीडिंग को करके आप इसमें से मुख्तलिफ सवाल निकालें। अभी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर छुपी पड़ी हैं जो एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
जिनमें से एक आधी चीज तो आज होमवर्क वाले सवाल के अंदर आपके गले पड़ी जानी है, ठीक है, तो कल वो सवाल कर रहे होंगे तो वो तो डिस्कस हो ही जाएगी। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं बता रहा हूं, मैंने आपके ऊपर डाल दी, मैंने आपको कहा जी मेरे तो चैप्टर खत्म है, ठीक है, तो आपके पास ये आखिरी चांस है आज आपने इसको, ये 2 सफ़े 3 है बस, थोड़े से ही हैं, बीच में एग्जाम्पल्स हैं बड़ी बड़ी, बहुत पहले की हुई हैं, ये देखो यहां से शुरू करोगे पढ़ना, यहां शुरू करोगे पढ़ना, ये एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ एक बार रीड करना है, कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही गपशप के तौर पे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ इसको, एंसिलरी सर्विस को भी लेना, पूछना तो आपने कल मुझसे है ही, क्योंकि अब क्या बीच में छोड़ना, ठीक है, डिस्क्लोजर से पहले तक आपने रीड करना है, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं बीच में, ठीक है, तो ये रीडिंग है जस्ट, क्या है रीडिंग, क्या है, इनिशियल रिकग्निशन कब, फेयर वैल्यू मॉडल, इनिशियल मेजरमेंट किस पे, कॉस्ट पे, ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये कॉस्ट पे, कॉस्ट में क्या क्या नहीं होता, वही बातें आई 16 जैसी मिलती जुलती, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल, ठीक है, चोजन पॉलिसी पूरी क्लास पे अप्लाई होगी, ये बातें सारी ज़बानी कलामी की हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसमें, और बहुत सारे सवाल निकल, मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, बहुत सारे सवाल निकलने चाहिए, हैं बहुत सारी बातें अभी इसके अंदर, लेकिन पहले आप पढ़ रहे हैं बस, ठीक है ना, पहले आप पढ़ रहे हैं, फिर ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं बीच में, ये क्या एग्जांपल है, वो पहले दिन वाला सवाल है सिंपल, जिसमें सादा सा सवाल है, एसिड पीएनएल में क्या आना है, बैलेंस शीट में क्या आना है, तो जस्ट रीड करना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल 1 घंटे से ऊपर इस पे लगेगा आपका, मेरे ख्याल में आधे घंटे के अंदर अगर अटेंटिवली रीड करें तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, उसी एसिड को कहते हैं कंटिन्यू करते हो डिस्पोज कर दो, मैंने कराया होगा, फिर यहाँ पे लिखा होगा गेन लॉस डिस्पोजल के ऊपर कहाँ जाना है, पीएनएल के अंदर, ये सारी बातें आपको पता हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट होंगे कब, जब एक नजर आप इसको देखकर गुजर जाएंगे ना, उसके बाद फिर एमसीक्यूज में जो चीज भी होगी आपको पता होना चाहिए कि फिर जी हमारी कमजोरी अगर समझ नहीं आ रही तो कल मैं आते साथ फिर इस थ्योरी को डिस्कस करूंगा, सारी ना भी हुई तो मोस्टली हो जाएगी। ट्रांसफर को मैंने आपको प्रैक्टिकली करवा दिया है, लेकिन इसमें कुछ सीधा सीधा बातें हैं, इनमें कोई ना कोई बात फंसेगी, ये क्या कह रहा है समझ नहीं आ रही, इसको देखना है आपने, ठीक है, मुझसे पूछना है। डिस्क्लोजर बस जितने पढ़ाए हैं अभी, बाकी रहते हैं वो अभी नहीं करना, लेकिन इसमें ना फिर एक चीज आएगी, और वो चीज क्या है, वो एक्सेप्शनल केस है, वो मैं ढूंढ रहा हूं कहां है, ये एक एक्सेप्शन है जो गवादर प्रॉपर्टी मैंने छुपा नहीं दी थी कल वाले सवाल में, ये वो है, इसकी बात सिर्फ सुन लें तसल्ली से, फिर कल बात करेंगे, क्योंकि बस इसको मैं रोक रहा हूं। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है इनिशियल मेजरमेंट के वक्त। तो मिसाल के तौर पे मैंने उस सवाल में लिखा हुआ था कि गवादर के किसी दूर दराज इलाके के अंदर आपने एक प्लाजा बना दिया, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये किराए पे देंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं हुई और लोगों ने अभी उस तरह से वहाँ पे मूव करना शुरू नहीं किया, मजदूर वगैरह वहाँ रहते हैं, काम चल रहा है, लेकिन सही से प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू वहाँ पे डिटरमिन नहीं हो सकती, अभी मार्केट वहाँ पे डेवलप ही नहीं हुई। अब आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनमें एक गवादर वाली भी है। अब आप चाहते हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे। अब स्टैंडर्ड कहता है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना है तो वो या तो सारी पे होगा या नहीं होगा, यही पढ़ाया था ना। अब इस गवादर वाली प्रॉपर्टी की वजह से क्या हम सारी बाकी प्रॉपर्टीज पे भी कॉस्ट मॉडल लगा लें, क्योंकि गवादर प्रॉपर्टी की तो फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, एक्सेप्शन मैं आपको देता हूं, वैसे अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल सिलेक्ट कर लिया है तो सब पे फेयर वैल्यू लगाएं, उस एक प्रॉपर्टी को जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है, उस एक प्रॉपर्टी को आप कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं। एक्सेप्शन दे दी, ठीक है। लेकिन यहां पे IAS 40 ने फिर पाबंद कर दिया, पाबंदी नंबर 1, रेजिडुअल वैल्यू अगर गिवन भी होगी तब भी डेप्रिसिएशन लेते हुए उसको 0 लेना है, नंबर 1। नंबर 2, बाद में चल के फेयर वैल्यू डिटरमिन हो भी गई तब भी उसको
कॉस्ट मॉडल पे रखना है, उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लाना। ये फर्क करूंगा जाके इंशाल्लाह IAS 41 एग्रीकल्चर वाले स्टैंडर्ड में, गायों भैंसों बकरों वाले स्टैंडर्ड में, वहां पे ये डिफरेंट है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो फिर दोबारा सुनो, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है, आप उसको कॉस्ट मॉडल पे रख लें, चाहे बाकी सबको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है। अगर तो सब कॉस्ट मॉडल पे, फिर तो लड़ाई खत्म होगी ना, ठीक है। लेकिन अगर आपने सबको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है तो एक्सेप्शनल केस में उस एक प्रॉपर्टी को जिसकी फेयर डिटर्मिनेबल नहीं है उसको कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं, लेकिन दो चीजों की एहतियात करनी पड़ेगी। फिर नंबर 1, अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन भी होगी तो आपने उसको क्या अज्यूम करना है, 0 वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। नंबर 2, अगर आगे चल के फ्यूचर में 2, 3, 4 साल बाद फेयर वैल्यू डिटरमिन हो भी जाए, तब भी स्टैंडर्ड कहता है आप इसको फिर कॉस्ट मॉडल से हटा के फेयर वैल्यू पे नहीं लाएंगे, उसको उसकी लाइफ के अंदर अब डेप्रिशिएट ही करें। ठीक हो गया, ये बात समझ आई? ये इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ था, इफ एन एंटिटी डिटरमिन्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अदर देन को छोड़ो ना, अदर देन बात तो अदर देन की कर रहा हूं, अदर देन CWIP के अलावा की बात कर रहा है। इफ एन एंटिटी डिटरमिन्स दैट फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट रिलायबली मेजरेबल ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस, द एंटिटी शैल मेजर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग कॉस्ट मॉडल इन IAS 16। ठीक है, फिर द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड टू बी assumed to be 0 and entity shall continue to apply IAS 16 until disposal of such investment property। बात समझ आई है? फिर वापसी नहीं है, फिर वो PPE के अंदर कॉस्ट मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे PPE के अंदर रखोगे, बाकियों को तो फेयर वैल्यू पे रखना है, और फिर इसको कंटिन्यू करना, एक तो रेजिडुअल वैल्यू 0 लेनी, दूसरा कंटिन्यू करना है इसको टिल डिस्पोजल, वहीं पर रखना है, फिर बाद में डिटरमिन हो भी जाए तो इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस था, ये मैंने चूंकि पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने थोड़ी सी बात कर दी, अभी भी बहुत सारी बातें इसमें नहीं पढ़ाई हुई, लेकिन ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने जरा छेड़ दिया इसको। ठीक है, अच्छा, टाइम निकलते निकलते निकलता ही जा रहा है, बस करें, कुछ आप भी करें ना, आप रीड करके आएंगे, क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे, ज्यादा मजा आएगा कल। ठीक है ना, ऐसे डिस्कशन का ज्यादा मजा आता है। अभी तो मैंने बता दिया, आपने समझ लिया, अभी यही आप पढ़ के आते तो कहते सर ये क्या लिखा हुआ, मैं कहता ये लिखा हुआ है, ज्यादा मजा आता है। आ जाए जी। आज फिर आपको खानगढ़ वाला पार्ट बी के तौर पे मैं दे देता हूं। ठीक है, खानगढ़ वाला सवाल जो था उसको आज, वैसे तो कल वीकेंड है, आज ही दे देता हूं। ठीक है, नहीं फिर अगर मिसाल के तौर पे कल कुछ और ना मिला तो फिर वही पार्ट बी आज वाला ही कंटिन्यू होगा, कुछ और मिल गया तो फिर कल कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या करने जी, MCQs पे आ जाए पहले। डिस्क्लोजर अभी नहीं पढ़ते ना, फिर बहुत थेरी हो जाएगा, थक रहे हैं आप, पहले ही थेरी पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके पढ़नी होती है। चैप्टर का एंड है। जहां कहीं मुझे जरूरत पड़ी, जो छोड़ी हुई थेरी है उसमें से कुछ पढ़ाने की, तो जाके पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा है, जरा ऐसे पढ़ना, जरा फायदा, जरा फजाइल भी सामने आ जाते हैं। 293 थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े से ये करके, थोड़ा सा ऐसे छेड़ छेड़ के थोड़ा थोड़ा। ठीक है, Under IAS 16 PPE, when an asset is acquired in exchange for another asset, the new asset is measured using fair value। हाँ जी, पढ़े सर, वैसे आप तो पढ़ के आए हैं ना, कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किए हैं? ये आखिरी वाले 23 पहले थे ना, कल बाकी भी दे दिए थे। बाकियों का क्या इरादा है? इतवार को करेंगे, तो अब हो गया तो फायदा नहीं रहना ना। IAS 16 में कहता है जी, when an asset is acquired in exchange for another asset, यानी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, तो the new asset is measured using fair value only when exchange transaction has commercial substance। ये तो ठीक ही कह रहा है, when exchange transaction has commercial substance as well as fair value of either asset acquired or given up is देखो वो कह रहा है न्यू एसेट को उसकी फेयर यूजिंग फेयर वैल्यू आपने रखना है, मुझे तो यही लग रहा है, आइदर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड और न्यू इज लाइबली मेजरेबल। तो हम क्या कहते थे, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू पे रिकॉर्ड कर लो, आगे पढ़ो, व्हेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस और व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ आइदर एसेट एक्वायर्ड और गिवन अप। नहीं, ये तो मेरी बात समझ नहीं आती। ठीक है,
ओनली व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ आइदर एसेट इज रिलायबली, नहीं, तो वो दोनों बातें होनी चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस हो और फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो। तो ये और क्यों ऐसे रह गया, ऊपर वाली बात भी पूरी नहीं थी, तो बी ही सही लग रहा है हमें कि एक्सचेंज कमर्शियल सब्सटेंस हो एक्सचेंज में और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू या ओल्ड रिलायबली मेजरेबल हो। तो हम फिर क्या करते हैं, अपने न्यू एसेट को यूजिंग फेयर वैल्यू। अब यूजिंग फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो फिर ओल्ड प्लस कैश पेड, और अगर सिर्फ न्यू की गिवन है तो न्यू प्लस न्यू की ही फेयर वैल्यू, मतलब यूजिंग फेयर वैल्यू ऑफ आइदर ओल्ड और न्यू, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि जी जब कमर्शियल सब्सटेंस भी हो और फेयर वैल्यू ओल्ड या न्यू की गिवन हो, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। तीसरे पॉइंट में असल में ये कहता है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस हो या फिर फेयर वैल्यू गिवन हो। नहीं भाई, ये दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते, ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं। फेयर वैल्यू रिलायबिलिटी मेजरेबल भी हो तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस भी हो तो ही फेयर वैल्यू पे जाता है एसेट। तो बी करेक्ट ऑप्शन है। ए और सी तो ए और डी तो वैसे ही मुकम्मल नहीं थे, तो बारीक बारीक बातें बीच में करता है। When an item of property, plant, equipment is stated at revalued amount, which of the following disclosure shall be made? अब मैंने आपको डिस्क्लोजर्स दिखाए जरूर थे IAS 16 के, ठीक है, और करवा भी दिए हुए हैं। तो छोड़ो, हमने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई, मैंने तो आपको बताया हुआ है ना कौन कौन से डिस्क्लोजर है रिवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज हो रहा हो तो। इफेक्टिव डेट, फिर वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व, फिर तीसरा हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू, और चौथा मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब यहां पढ़ते हैं उसने कौन कौन से लिखे हुए हैं। कहता है एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू शेयर होल्डर्स। ये जब पढ़ रहे थे ना तो उसके अंदर ये भी आ रहा था, ऐसे ही है, एडिशनल तो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ रहा था। अभी पढ़ा देता हूं, अभी पढ़ लेते हैं जाके, अच्छा है जरा। द कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरली आइडल, ये रिवैल्यूएशन मॉडल का नहीं है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फुली डेप्रिसिएटेड, ये भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है। अब ये एक ऐसे है, मेरे ख्याल में इसके लिए डिस्क्लोजर्स पे जाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। चले जाते हैं, कोई नहीं, MCQs भी साथ साथ पढ़ रहे, साथ साथ डिस्क्लोजर भी हो जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ भाई, वो आ जाओ भाई, ए नहीं आंदा, आ गया। वैसे आपस की बात है, डिस्क्लोजर्स पढ़ लिए ना तो वैसे ही आधे MCQ आपके हो जाने। 141, बस एक लालच कर गया था कि किसी दिन PPE का नोट सामने हो तो मैं करूं, लेकिन मुझे तो लगता है PPE का नोट आपके दिमाग में वैसे ही आ चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद कर सकता हूं, ये क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं? पढ़ो फिर पेज नंबर 141, डिस्क्लोजर या नोट। ऊपर अब एक सफा रह गया बस, पिछले वाला, ठीक है, ये पढ़ के अब साइड पे करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्क्लोज, शैल का मतलब होता है इसमें कोई अब गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या होता है ये तो समझे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ना एक दावा करते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट के चैप्टर में जाएंगे ना तो मैं आपको पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कोई दिखा दूंगा। उन फाइनेंशियल में हम दावा करते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और लीगल भी फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हैं, हमारे लोकल लॉ को, और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या है, IFRS को फॉलो करते हैं। अब यही दावा ऑडिटर आके चेक करता है कि ये सही भी है या नहीं। तो उस दावे का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि अगर IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है ना, तो IAS 16 ने जो डिस्क्लोजर्स कहे हैं वो हमने फिर दिए हुए हैं, किसी भी शक्ल में दिए हुए हैं। अगर ये नहीं दिए हुए तो हम अपने दावे में झूठे हैं। हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि ये कंप्लाई करती हैं विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और IAS 16 के अंदर जो PPE हमारा नजर आ रहा है IAS 16 वाला, उसमें PPE के लिए जो IAS 16 ने डिस्क्लोजर रिक्वायर किए, हमने उसमें से कोई डिस्क्लोजर नहीं दिए हुए। जरूरी थे, एप्लीकेबल थे, दिए नहीं है, तो फिर हम अपने दावे में झूठे हैं। तो यही ऑर्डर चेक करके फिर कहेगा जी फाइनेंस या तो सही करो या फिर मैं लिख रहा हूं रिपोर्ट में कि तुमने ये नहीं लिखा हो, ठीक है। तो ये शेल डिस्क्लोज का मतलब ये लाजमी वाले डिस्क्लोजर्स हैं, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या? फॉर ईच क्लास। अब दिमाग के अंदर वो नोट आना चाहिए जी, ठीक है।
आपके वो फाइनेंशियल स्टेट नोट के अंदर जो टॉप पे लिखा होता था लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, वो क्या थी, हर क्लास अलग अलग। तो कह रहा है हर क्लास के लिए बताओ अलग से मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ और रेट। ये तीनों मेरे सब नोट की मेन बॉडी के नीचे आ जाते थे। उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड accumulated depreciation at beginning and end। ये जो हम नोट की मेन बॉडी बनाते थे यही तो थी, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऐसे करके बनता था ना, पीपी का नोट, जरा चलो साथ साथ बनाते भी चलेंगे। आमिर भाई गिर तो नहीं गए आप सोए सोए? आमिर भाई ने बैठे बैठे सो गए थे और फिर गिर गए। क्लास भी बोर हो रही है, आमिर भाई भी साथ ही बोर होते हैं। पीपी क्या करें, अब ये चीज़ें हैं। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि इनको कम से कम करूं, थोड़ा थोड़ा करके करें, तोड़ तोड़ करें, लेकिन आप लोगों को वहम ही आजकल बड़ा हो गया। आपको लगता है कि मैं ये छोड़ के भाग जाऊंगा कहीं। भाई अभी तो 9वें लेक्चर पड़ा है अभी, कमोबेश मैं कितने जा सकता हूँ छड़ के, मौत के अलावा, उस पर कोई जोर नहीं। अब वो कह रहे हैं सर सेशन तो पूरा कर लें, बात की खैर है, हमें तो ना डिस्टर्ब करके जाएं। तो वो तो अपने बस की बात नहीं होती ना। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। ऐसे ज़रा मैंने थोड़ा सा लिख दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग, ट्रांसफर, डेप्रीसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, फिर बुक वैल्यू, फिर उसके बाद मेजरमेंट बेसिस, फिर मेथड, रेट लाइफ। अच्छा अब मैंने कहा जी मसलन पीपी का ये नोट है नंबर 5, ठीक है जी। तो फिर 5.1। अच्छा अब देखो, अगर तो रीवैल्यू कोई एसेट हुआ है, अच्छा पहले हम ऐसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड जितने भी हैं, ठीक है जी, हर क्लास को हमने अलग अलग रखना होता है और हर क्लास के बारे में हमने क्या लिखना है ये अभी बोला उसने। मेजरमेंट बेसिस बताओ, ठीक है, डेप्शन मेथड बताओ और लाइफ या रेट बताओ। फिर क्या बताओ जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बताओ। हमने कहा जी बता देते हैं। कब कब बताएं? उसने कहा जी एट द बिगिनिंग एंड एंड। हमने कहा जी ये लो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग पे एंड पे, एक्यूमुलेशन बिगिनिंग पे एंड पे। तो ये मैं जब नोट बनवाता था तो ये डिस्क्लोजर आपको बता रहा था ज़बानी साथ साथ, याद है, ठीक है। एंड अ रेकंसिलिएशन at the beginning and end of period showing additions, disposals, depreciation, increase decrease due to, तो यही तो है, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन वगैरह भी हमने लिख दिया। तो ये क्या है जी हमारा मेन नोट। तो यहां तक ये सारा मेन नोट ही चलता आ रहा है ये। एंड आ रेकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, उसका रेकंसिलिएशन दो, ठीक है। एट बिगिनिंग एंड एंड शोइंग एडिशन, डिस्पोजल्स, डेप्रीसिएशन, इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू रीवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट अभी पढ़ा नहीं है, वो आएगा तो एक्यूमुलेशन के अंदर ही मैं एंटर कर दूंगा, उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा हो गया जी मेन नोट। यहां तक आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है जी हमारा मेन नोट जो मैंने आपको बनवाया था। अब आगे कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं जो सब नोट्स में आते हैं, लेकिन उसमें मैं ज़रा तरतीब थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। पहले मैं नंबर 1 पे मैंने आपको ये पढ़ाया, नंबर 2 पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये, क्योंकि ये हर सवाल में तकरीबन बनते चले आए थे। ये क्या है जी, डिस्क्लोजर्स ऑफ एसेट्स स्टेटेड एट, ठीक है। तो इसके अंदर फिर क्या क्या बताओ। अच्छा, व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट, अगर रीवैल्यूड अमाउंट पे कोई आइटम पीपी का आपने रखा हुआ है, स्टेट किया हुआ है, तो मस्ट बी डिस्क्लोज्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी आर स्टेटेड एट, ठहरो ठहरो, इसको डेथ पड़ी हुई है, 1 मिनट रुक जाओ जी। When an item of PP are stated at revalued amounts, following must be disclosed. What effective date of revaluation,
whether an independent valuer was involved for each class of PPE, जितने भी रीवैल्यू हुए हैं, जाहिर सी बात है, ऊपर क्या हेडिंग दी हुई है, रीवैल्यूड एसेट, कैरिंग अमाउंट that would have been recorded had the asset been carried under, and revaluation surplus indicating change for the period and any restriction on the distribution. तो ये पढ़ा नहीं था, इसलिए पता नहीं था, क्योंकि आज तक कभी सवाल में आया नहीं, पर थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ना MCQs की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाया करती हैं। तो ये वो लाइन है जो लिखी हुई थी, मैं कहा चलो सारे डिस्क्लोजर ही पढ़ाते हैं जाके, ठीक है। तो ये अगर अच्छा सवालों में क्यों नहीं आया अभी तक ये, क्योंकि सवाल में किसी सवाल के अंदर उसने ये लिखा नहीं था। काश कि आ जाता तो मुझे यहाँ आके पढ़ाना ना पड़ता, क्योंकि बाकी कोई डिस्क्लोजर मुझे यहाँ पे आके पढ़ाना नहीं पड़ा, आपको पहले से आपका नोट का हिस्सा था। तो अब बात पता लगी कि रीव एंड सरप्लस की मूवमेंट तो देनी ही देनी है, लेकिन अगर सवाल में ऐसी कोई बात लॉ के अंडर ना कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वो कि जी सरप्लस की डिस्ट्रीब्यूशन पे या कोई ट्रांसफर पे, ठीक है, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन अगर है सवाल में गिवन तो क्या कर दो, वो जो सरप्लस की मूवमेंट वाला सब नोट है ना, उसी के नीचे ये वो लाइन एज इट इज लिख देना बस, ठीक है जी। ये रीवेल सरप्लस की मूवमेंट है। मैंने ये दोनों सब नोट्स आपको, जैसे 5 मैंने नोट नंबर 5 बनाया, तो 5.1 मेरा क्या है, ये लास्ट रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, ठीक हो गया, मैसर्स फलां ऑन फलानी डेट, दोनों बातें आ गई। फिर उसके बाद 5.2 हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो रीवैल्यूड एसेट जितने भी हैं, वुड हैव बीन, ये मेरा 5.2 आ गया, ठीक है जी। और ये मेरा 5.3 है, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये इसके लिए है बेटा, ये बनाते तो हैं। तो इसके अंदर वो जो हम लिखते थे ओपनिंग, फिर अरोज, क्लोजिंग। अब इसी में मैं कह रहा हूं अगर कोई रिस्ट्रिक्शन की बात कर दे सरप्लस के ऊपर किसी भी तरह के, सिर्फ सरप्लस चेन इक्विटी में जो ट्रांसफर होता है वो नहीं, कोई और रिस्ट्रिक्शन किसी भी नाम से वो बोल दे, एज इट इज लिख दो बस, यहां पे नीचे करके 5.3 में ही लिख देना, ठीक है, सही है। तो ये नाम हमारा 5.3 भी आ गया। अच्छा, अब ये हो गए जनाब डिस्क्लोजर जितने हमने अभी तक बनाए। अब ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी सवाल में अभी तक आए नहीं हैं, प्रैक्टिकल मतलब सवाल के अंदर डिस्क्लोजर देने के लिए, लेकिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी लाजमी डिस्क्लोजर्स हैं। कौन से डिस्क्लोजर हैं जी? मस्ट वाले, ठीक है, लाजमी है ये देने। नंबर 1 क्या है, अगर आपने मिसाल के तौर पे बैंक से कोई लोन लिया और सिक्योरिटी के तौर पे अपने फैक्ट्री की बिल्डिंग को प्लेज करा दिया, सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज करवा देते हैं ना, गिरवी रखवा दिया। अब प्रॉपर्टी तो वो आपकी ही है, वो बिल्डिंग आपकी ही है, वो आपके पीपीई के अंदर ही नजर आएगी, लेकिन यूजर को ये बता दो कि ये फलां लोन के अगेंस्ट फलां बैंक को हमने सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज रखवाई हुई है। अब ये किसी सवाल में नहीं आया, आ गया तो क्या करोगे? 5.4, 5.3 तक तो पक्के हो गए ना, मैंने जो पक्के कराए थे याद हो गए ना आप, मैं इसलिए 5.4 बोल रहा हूं, क्योंकि रीवैल्यू के बगैर वो सवाल आना नहीं है, इसलिए 5.3 तक तो तरतीब यही रखनी है आपने। उसके बाद मसलन सवाल में लिखा हुआ आ गया आ लैंड ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडेड इन लैंड एंड बिल्डिंग्स इज प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी टू फैसल बैंक फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ फलां लोन। अब ये लाइन है, एज इट इज उठा के आपने 5.4 डालना और नीचे लिख देनी है, ये डिस्क्लोजर, पर है लाजमी डिस्क्लोजर अगर है तो। अब अगर नहीं है सवाल में तो मतलब नहीं प्लेज होगी, तो आपको उसने नहीं दिया, दे देगा तो लिख देंगे, ठीक है। पढ़ो अब ये भी मस्ट वाले डिस्क्लोजर हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज व्हाट टिड में व्हाट एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ व्हाट रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल। जी बेटा, जी बेटा क्या मतलब? एसेट हमारा ही है, मिसाल के तौर पे इवन स्टॉक प्लेज हो जाता है। आप स्पिनिंग मिल हैं, आपके पास कॉटन बेल्स पड़ी हैं, आपने बैंक से लोन लिया, उन्होंने कहा कुछ प्लेज करा दो, हमने कहा स्टॉक प्लेज कर दो।
अब वो आपके ही इस्तेमाल में होता है, बस वो एक बंदा बिठा देते हैं, थोड़ा हिसाब किताब जरूर रखता है, लेकिन वो आपकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। बैंक को उठा के, कभी किसी बैंक में गए हो, वहाँ पे कॉटन बेल्स पड़ी हो, पता लगेगी जी उन्होंने स्पिनिंग मिल को लोन दिया था इसलिए पड़ी, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। आपका ऐसे ही वो प्लांट मशीनरी आपका ही है, उनका एक चार्ज क्रिएट हो गया, अगर आप लोन डिफॉल्ट करेंगे तो वो आके आपसे उसको ले सकते हैं, पर आप लोन डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो बस एज अ सिक्योरिटी रखा, एसेट तो आपका ही रहेगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल का मतलब क्या है जी, आपके पास एक लैंड है, लेकिन वो जब आपने खरीदा तो उसका टाइटल जो है डिफेक्टिव है, वो आगे वो बेच नहीं सकते आप, हो सकता है ना ऐसा, पैसा आपका बिजनेस, अब ये आगे कॉर्पोरेट लॉ ने भी कहा हुआ है कि ये फिर लिख के होता है। खैर चलें, रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी वजह से, किसी भी वजह से आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने वो रेलवे से लिया है, लीज पे लिया है, 100 साल के लिए लिया है, वो आप ही रख सकते हैं, आप उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, मिसाल दे रहा हूं। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल का मतलब क्या है, आप उसको किसी भी वजह से आगे बेच नहीं सकते। तो अगर नहीं है बेच सकते तो ये बात सवाल में लिख देगा तो ये आपका 5.4 बन जाएगा, ठीक है। तो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर, आगे क्या लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, इसको क्या कर दो, नरेट। तो ये क्या करने हैं जी, अगर आ जाए तो लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले 3 पढ़ो, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ, बुर्ज खलीफा वाला मामला नहीं, ये दूसरा है। क्या आपने आज एक एग्रीमेंट किया है जापान से, आप अपना एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंपोर्ट करने जा रहे हैं, गेम चेंजर साबित होगा ये, गेम चेंजर साबित होगा ये, ठीक है। अब अभी आपने वो क्योंकि खरीदा नहीं है तो यूजर को तो नहीं पता लगना, वो तो जब आएगा तो आएगा। तो बहुत सारे यूजर ने उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि मुझे डिविडेंड आता रहे, ठीक है, और वो डिविडेंड के तो लाले पड़ जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आगे ग्रोथ में जाते हैं तो डिविडेंड तो फिर नॉर्मली कम हो जाता है, नहीं भी दे शायद। लेकिन ये मेरे दोस्त ने वो लंबे अरसे के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए शेयर्स रखे हैं, उसने कहा चलो अच्छा है, बिजनेस ग्रो करेगा, लॉन्ग टर्म में फायदा कमाएंगे, बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अब दोनों के डिसीजन डिफरेंट हो सकते हैं इस स्पेस पे, ठीक है। तो ये भी यूजर को बताओ, क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है फॉर एक्विजिशन ऑफ, तो करोगे क्या, इसको भी नरेट कर दोगे, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी एसेट आया नहीं है, आ जाए तो वो तो पीपी में नजर आ जाएगा ना, लेकिन अभी आया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फ्यूचर के अंदर, ये रेंट पे खड़े होकर क्या कर दो, नरेट कर दो। तो अगर आपके सवाल में यूं लिखा हो कि जी हमने एक एग्रीमेंट किया है कि फ्यूचर में हम इस एसेट को खरीदेंगे, ठीक है, हमने फलां प्लांट इंपोर्ट करना है और हमारा एग्रीमेंट हो गया है, तो अभी वो आया नहीं है, वो अगले साल के फलां महीने तक आएगा, तो वो आपने बस लिख कर दे देना है, सेम टू सेम लिखना है, और क्या डिफरेंट लिखना है। फिर आगे कहता है जी, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन कैरिंग अमाउंट इन कोर्स ऑफ, अब ये वो बेसिकली ना वो जो CWIP की मूवमेंट नहीं बनाई थी मैंने आपके लिए, वो यही तो था, ओपनिंग CWIP, याद है, बल्कि यूं लिखा था हमने, मूवमेंट इन CWIP, हेडिंग दी थी तरह, मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें हम लिखा था ओपनिंग एडिशन, फिर यहां से ट्रांसफर टू PPE और क्लोजिंग। तो ये क्या था, ये हमने डिस्क्लोज किया था, क्या, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन कैरिंग अमाउंट, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, पेबल क्रेडिट, CWIP डेबिट, डेप्रिसिएशन, किसी और एसेट की डेप्शन डाली थी, यही कर रहे थे हम, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट, अगर आपने कोई अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन कैरिंग अमाउंट इन कोर्स ऑफ इस कंस्ट्रक्शन है तो उसको क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। और आखिरी क्या है, आखिरी है, इफ नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज फॉर आइटम्स ऑफ PPE दैट वर इम्पेयर्ड, लॉस और गिवन अप एंड दैट इज इंक्लूडेड इन PNL। कहता है कि जी अगर कहीं और अलग से आपने नहीं बताया ना PNL के अंदर, तो फिर बता दो यहां पर, क्या, अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई इंश्योरेंस करा रखी थी और आपका एसेट जल गया तो इंश्योरेंस वालों से जो आपको कंपनसेशन मिली है, अगर तो कहीं और आपने बता रखा है तो फिर यहां ना बताओ, लेकिन कहीं नहीं बताया तो फिर यहां पे बता देना, ठीक है। अब ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स जो हैं ये लाजमी हैं,
तो नंबर 1 पे मैंने पढ़ा मेन बॉडी को, नंबर 1 क्या है जी, मेन नोट, ठीक है जी। नंबर 2 पे हमने पढ़ा इसको सब नोट्स, लेकिन ये सब नोट्स कौन से वाले थे, सिर्फ रीवैल्यूएशन वाले, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे भी सब नोट्स ही हैं, लेकिन ये सब नोट्स जो हैं ये जनरल हैं, ठीक है जी, ये जनरल नोट्स हैं। ये अगर सवाल में कहीं आपको नजर आ जाए ऐसी कोई बात तो आपने बस नरेट कर देना, ठीक है। ये मैंने आपको तीसरे नंबर पे पढ़ाए। अब आखिरी बात पढ़ के आज की छुट्टी करते हैं फिर इंशाल्लाह। एक होमवर्क का सवाल इधर से लेना है अभी। अच्छा एमसीक्यू देखो अभी एक ही हुआ है, अल्लाह की मर्जी, कोई बात नहीं, लेकिन एमसीक्यूज की तैयारी अब पूरी होगी। बहुत सारे एमसीक्यूज अभी इसमें होना शुरू हो गए हैं। एडिशनल डिस्क्लोजर्स जो रिक्वायर्ड नहीं बट एनकरेज्ड है, क्या मतलब, अगर कोई दे दे उसका भी भला, कोई ना दे उसका भी भला है। आगे 16 कहता है ये डिस्क्लोजर्स जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, एनकरेज्ड है, ठीक है। ये शेल वाला चक्कर नहीं है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स एनकरेज्ड बाय IS 16। अब ये वो एमसीक्यू था जिस वजह से मुझे इधर आना पड़ा, लेकिन बात फिर पूरी पढ़ानी पड़ती है ना, ठीक है। कहता है IS 16 एनकरेजेस डिस्क्लोजर्स ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज यूजर्स माइट फाइंड इट टू बी यूजफुल। बता दोगे तो अच्छा है जी, क्या बता दें। अगर कोई टेम्परेरीली वेला पड़ा है आपका पीपी, बता दो। उसकी वजह क्या है, हम 3 महीने से हमारी फैक्ट्री बंद है, डिडक्शन तो जारी है, ठीक है। अब टेम्परेरीली क्या हुआ पड़ा है, ये आइडल, बस कुछ छुट्टियां चल रही हैं, जब कोई मिसाल के तौर पे कोई हड़ताल हुई है, कोई हालात जंग लगी हुई है, जो भी है, फैक्ट्री जरा बंद है 2-3 महीने के लिए, टेम्परेरीली आइडल है, हालात ठीक होते ही चल पड़ेगी। अब बता दो यूजर, बता दोगे तो फिर भी भला, नहीं बताओगे तब भी भला, एनकरेज्ड, ओके। क्या कैरिंग अमाउंट, लेकिन बताना क्या है जी, बुक वैल्यू किसी टेम्परेरी आइडल, क्योंकि वो तो बीच में ही पड़ा होगा, प्लांट मशीनरी में वो वाला प्लांट भी बीच में ही है, तो उसकी बुक वैल्यू तो यूं लिखोगे कि द फैक्ट्री, द प्लांट एंड मशीनरी इन सिंध प्रोविंस इज टेम्परेरीली आइडल हैविंग कैरिंग एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट फैक्ट्री इज या दैट प्लांट मशीनरी इज इतने रुपए, ओके। नेक्स्ट तीसरा पहले पढ़ो, द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई रिटायर्ड फॉर एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर। अब ये ना असल में यहां से निकल जाता है, IFRS 5 है, ये फाइनल में जाके आप पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। ये IFRS 5 के अंदर बहरहाल वो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एसेट अलग करके रख दिया है, अब एक्टिव यूज में नहीं है, मसलन आपने घर में एक कूलर था आपके रूम में लगा हुआ, घर वालों ने आपको कहा जी अब पढ़ने लग गया बच्चा, अब ऐसा इनको एसी लगा देते हैं, गर्मी बड़ी है, ऊपर वाला पोर्शन है, तो आपको एसी लगा दिया। आपने पुराना कूलर उतार के उसको जंग लगे कूलर को रेक मार मार के पेंट शेंट करके खसे से नहीं डलवा के उसको OLX पे तस्वीरें लगा के फॉर सेल कर दिया। अभी पड़ा वो आपके ड्राइंग रूम में ही है। अब जो बंदा भी कहता है मैंने कूलर देखना, आप कहते हैं जी आ जाओ, वो आएगा ड्राइंग रूम के अंदर, आप उसको बटन ऑन करके चेक करके दिखाओगे, चल रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, पसंद आ गया तो ठीक, नहीं तो चले जाएं, फिर अगले को आने दें। अब ये एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया गया और हेल्ड फॉर डिस्पोजल है। अगर ऐसा कोई पीपीई है तो उसकी कैरिंग अमाउंट भी बता दो बस। और जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ अगर कोई एसेट फुल्ली डेप्रिशिएटेड है। अब इसकी बाकियों की सब ने उसने कैरिंग अमाउंट बोली, इसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्यों बोली? हाँ भाई, फुल्ली डेप्रिशिएटेड की तो बुक वैल्यू क्या होती है? 0। अब मतलब उसकी कॉस्ट में पड़ी होती है, उसकी एक्युमुलेशन पड़ी होती है, बुक वैल्यू तो उसकी 0 है। तो अगर कोई ऐसा एसेट है जो फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया लेकिन स्टिल आपके यूज में है, यूजर को बता दो। क्या कहोगे कि अ व्हीकल हैविंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ 500 इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड। इसका अगला मतलब उसे पता लग जाएगा कि बुक वैल्यू कितनी है? 0। इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड एंड स्टिल इन यूज, तो बता दो बस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, मैंने कहा था कॉस्ट मॉडल यूज करो। 20 साल पुराना एसेट आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्युमुलेशन पे आ रहा है, कोई मदर का रेड आपको ये नहीं कह सकता कि आप इसको फेयर वैल्यू पे नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे? आप कहोगे IS 16 ने कहा है, हमें इजाजत है, हम इसको दादाजी वाली कॉस्ट के ऊपर लेस एक्युमुलेशन करके चल रहे हैं। इस दुकान को शालमी के अंदर हमारी दुकान है, चाहे वो कितने करोड़ों की हो गई है, हमें इससे क्या, हमने दादाजी वाली प्राइस पे रखा हुआ है, कोई हमें रोक नहीं सकता। मिसाल दे रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसे ही है, कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं
कोई आपको रोक नहीं सकता इसको यूज करने से। लेकिन IAS 16 ने हमें मिन्नत की है क्या यार, अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, ठीक है, और बहुत मटेरियल डिफरेंस है आपकी फेयर वैल्यू में और बुक वैल्यू में, तो यार फिर फेयर वैल्यू डिस्क्लोज कर दो, ऐसे यूजर को फायदा ही हो जाएगा। पर नहीं करोगे तो हमारी जबरदस्ती नहीं है, एनकरेज्ड। क्या, व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज, फेयर वैल्यू ऑफ PPE, डिस्क्लोज फेयर वैल्यू ऑफ PPE व्हेन दिस इज मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट। तो ये कर दोगे तो मेहरबानी, नहीं करोगे तो भी मेहरबानी, ठीक है। अब आप और मजीद MCQs को करने के मजीद काबिल हो गए हैं। हाँ, बस ये पिछले सफ़े के ऊपर जो कुछ बातें हैं, इनमें शायद कोई एक या दो बातें ऐसी हैं जो MCQ के अंदर आपको आपकी यूज हो गई होंगी। ये वाला जो सफ़ा है, ये बस ये एक सफ़ा ही रह गया अब, ठीक है। एक सफ़ा, चंद MCQs, चंद सवाल जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। बाकी एक सवाल अब यहां से होमवर्क में ले लीजिए। सो व्हाट, वो डेप्शन में आ रही होगी, एसेट में पड़ा होगा। मिसाल के तौर पर प्लांट मशीनरी की कॉस्ट के अंदर उसकी कॉस्ट पड़ी है, उसकी अकोमोडेशन पड़ी हुई है, तो डेप्शन तो पड़ी होनी है, टेम्परेरी आइडल है, अनलेस के आउटपुट मेथड वाला है। तो डेप्शन बस टेम्परेरी आइडल है तो बता दिया हमने, नहीं बताएंगे तब भी कोई मसला नहीं, तो भी डेप्शन पड़ी होगी। नहीं, क्यों खराब होगा, डेप्रिसिएशन तो फिर भी होनी है। यहां तो सिर्फ बताना है टेम्परेरी आइडल है। अब डेप्रिसिएशन चलनी है या रुकनी है, ये तो बेस करता है मेथड कौन सा है। अगर स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस तो डेप्शन भी हो रही होगी, चाहे टेम्परेरी आइडल है, ठीक है। ले लोगे इस एक पास पेपर यहां से, फिर इतना लंबा चैप्टर है, रक्षा करा के जाना पैंदा आगे निकल गया रक्षा, इतना तेज सी। यार मैं तो कहता हूं चुप है, आज पार्ट बी भी आना है, चलो वो पार्ट बी कल कर लेंगे। क्वेश्चन 19 है, मैंने नहीं पढ़ा, पता नहीं कौन सा वाला है इसमें, मतलब पिछली दफा पढ़ा था, तो ये पता नहीं आपसे होता है नहीं होता। लेकिन देखो इसमें खूबसूरत बात क्या है, नोट बनाएं PPE का भी, और ठीक है 17 नंबर का सवाल है, तो एट अ टाइम दोनों नोट बनाने हैं, तो मजे का सवाल है। तो सारी थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि MCQs तो आप कर चुके हैं, वो अब मेरे एंड पे पेंडिंग है। वो बताता हूँ यार, बीच ना बोला करो, रंगी ना दिया करो, सब्र कर जाया करो, बात पूरी सुना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि MCQs कितने बच्चों ने कर लिए हैं सारे, हाँ, बाकियों ने नहीं किए, वो उनका कसूर है ना। अभी MCQs आपने तो कर लिए है ना, उस पर आपने टाइम नहीं लगाना, वो मेरे एंड पे पेंडिंग है। वो जो जरूरी होंगे मैं डिस्कस करता जाऊंगा, जो नहीं होंगे मैं टिक करूंगा, एक बार सारे गुजारूंगा अपने सामने से। थ्योरी जो रहती है मेरे एंड पे पेंडिंग है, तो आपको कुछ करने वाला काम नहीं है सिवाय इसके कि आज आपने IAS 40 का एक थ्योरी वाला सारा सवाल नहीं करना दोबारा, वो आसान ही इतना था, ठीक है। IAS 40 की सारी थ्योरी पढ़ें। यार वो कोई सवाल है यार, 4 डिफरेंस लिखने हैं, सवाल है, शर्म नहीं आती उसको सवाल कहते हुए, 4 डिफरेंस लिखने कहता सवाल है। सारी थ्योरी पढ़नी है और ये सवाल करना है। पास पेपर 19 IAS 16 के चैप्टर के अंदर है, 228 नंबर सफेद है। अल्लाह हाफिज।